सत्ता, सत्ता जाति की सिद्धि करे जो परसामान्य है, सबसे व्यापक जाति है। विवादास्पदम द्रव्यम समान जातीय समवाय कारणम, समवाय कारणत्वात् मृद्वत्। विवादास्पद जो द्रव्य है वो कैसा है? स्वसमान जाति वाले अन्य द्रव्य गुण और कर्म के समवाय कारण। ऐसा कोई जाति ढूंढो जो द्रव्य गुण कर्म तीनों में रहता है, तभी तो समान जाति हो जाएगा। इसे जान के अनुमान है द्रव्य कैसा है, वह अपने अंदर विद्यमान जाति के समान जाति वाले अन्य तीन पदार्थ, अन्य कौन? द्रव्य गुण कर्म, उनका समवाय कारण, समवाय कारणत्वात् हेतु दे दिया, क्योंकि समवाय कारण होने से। मृद्वत, मिट्टी के समान, से पृथ्वी के घटपटादि कार्यों में पृथ्वीत्व जाति के समान जाति है या नहीं? मृत्तिकात्व, पृथ्वी, पृथ्वी से मृत से पृथ्वी, समान जातीय पृथ्वीत्व जाति सभी में है, उनका समय कारण पृथ्वी बन रहा है। जैसे घटत्व की अपेक्षा से पृथ्वी क्या है? परजाति है ना, अधिक वृत्ति है। इसलिए स्व समान जाति द्रव्य कौन हुआ? पृथ्वी के समान जाति द्रव्य घटपट आदि, और तद्गत गुण तद्गत कर्म, इन सब का समय कारण पृथ्वी है। उसी प्रकार यहां पर भी समझना है। द्रव्य सामान्य क्या है? अवयव द्रव्य, अवयवी द्रव्य का समवाय कारण है। गुण का भी समवाय कारण है, स्वगत गुण का, और स्वगत कर्म का भी समवाय कारण है। तो ये कैसा हो रहा है? जब तक तो समान जाति वाला ना हो तब तक नहीं होगा। वह समान जाति क्या है? वो सत्ता। इस तरह से सत्ता की सिद्धि हो जाएगी। क्योंकि जैसे पृथ्वी जाति सभी कार्यों में है, और पृथ्वी का अपना गुण गंध का भी समवाय कारण है ही पृथ्वी, तो गुण में भी रहने वालों से भी समान जाति देखना पड़ेगा। और पृथ्वी में होने वाले जो क्रियाएं हैं, कर्म गमन आदि, उनके भी समय कारण खुद पृथ्वी है ही। इसे पृथ्वी कैसी है? अपना कार्य घटादि का समय कारण है, अपने अंदर विद्यमान गंध रूपी गुण का समय कारण है, और अपने विद्यमान रहने वाले कर्मों का भी समय कारण है। अतः गुण कर्म, द्रव्य गुण कर्म का समय कारण तो है ही, लेकिन इनके कार्य कारण भाव विषम कार्यों के प्रति एक कारण मान रहे हो ना आप, किस आधार पर मान रहे हैं आप? द्रव्य का प्रति द्रव्य वो तो ठीक बना, कोई दिक्कत नहीं, समान है दोनों, लेकिन द्रव्य गुण के प्रति भी कारण बन रहा है, द्रव्य कर्म के प्रति भी कारण बन रहा है। तो ऐसे कौन सी सामान्य कारणता आवश्यक है जिसको लेकर के सकल विषम कार्यों के प्रति भी वह कारण बन जाए? ऐसे जब पूछे उसके एक समान जो जाति क्या माना गया? सत्ता। इसलिए समान जाति शब्द से करेंगे सत्ता वाले कौन? द्रव्य गुण कर्म। समान जाति है सत्ता, और जातीय उन जाति वाले हो जाएंगे द्रव्य गुण, कार्यभूता द्रव्य, कार्यभूता द्रव्य, कार्यभूता गुण, कार्यभूता कर्म, उनका समय कारण है कारणात्मक द्रव्य जो पक्ष है। इस प्रकार से सत्ता जाति की सिद्धि हो जाएगी। इस पर पूर्व पक्ष कहता है स्पर्शवत्व उपाधि न च स्पर्शवत्व उपाधि ही, स्पर्शवत्व पर यह उपाधि नहीं दे सकते। क्यों? अंत्यावयविनी तम विचारात, क्योंकि उपाधि तो किसके मत के दृष्टिकोण से दे रहे हैं? हमारे मत के दृष्टिकोण से दे रहे हैं कि आपके मत के दृष्टिकोण से? पूर्व पक्ष के दृष्टिकोण से यदि वो उपाधि है, फिर वैशेषिक कहता है, फिर तो आपके अनुसार वे विचारी हो जाएगा। अंत्यावयवी में विचार, अंत्यावयवी माने जैसे घट है, कि घट से और कोई कार्य पैदा नहीं होगा ना, जैसे अंत्यावयवी घट है। घट में देखो स्पर्शवत्व या नहीं है, लेकिन साध्य है क्या? वहां साध्य नहीं है। कि साध्य किसको कहा है हमने? दूसरे द्रव्य का, गुण का, कर्म, तीनों का समवायकरण होना जरूरी है, लेकिन घट किसी अन्य द्रव्य का समवायकरण तो होता नहीं। कि स्व समान जातीय समवाय कारण में हमारा साध्य है,
उसका अभाव आ गया घट में। साध्याभाव अधिकरण में उपाधि स्पर्शवत्व रह गया। कौन सा? घट में स्पर्शवत्व रहता है। साध्यवाद अधिकरण में उपाधि का जैसे उपाधि व्यभिचारी हो गया, अतः साध्य व्यापक नहीं है। साध्य समव्याप्त न होने से ये उपाधि नहीं हो सकता। अच्छा, आपके दृष्टिकोण में उपाधि नहीं हो सकता और हमारे दृष्टिकोण में अस्माकम तो मत है, आप उपाधि दोष दे नहीं सकते। क्यों? क्योंकि व्याप्ति काले सत्ता प्रतिपत्ता हो चान्यत्रापि सिद्धि स्यात्। व्याप्ति काल में आप उपाधि कब देंगे? उपाधि का काम है क्या? उपाधि का काम है व्याप्ति को विघटन करना। जो आप व्याप्ति बनाओगे उसको तोड़ने का काम उपाधि का है। पहले मैं व्याप्ति बनाऊंगा तब ना तुम तोड़ोगे। से व्याप्ति ग्रहण काल में तो उपाधि हमारे ऊपर पेश नहीं कर सकते, और व्याप्ति ग्रहण काल में साध्यवाधिकरण में हमारे दृष्टिकोण में उपाधि रहेगा तो भी दोष नहीं है। और व्याप्ति ग्रहण के उत्तर काल में तुम उपाधि दोष दोगे तब हमारे मध्य में उपाधि बनेगा नहीं है। क्यों? व्याप्ति ग्रहण उत्तर काल में घट हमारे लिए किसी के प्रति समय कारण है नहीं। इसलिए कहते देखो अस्माकम तो मते व्याप्ति काले माने व्याप्ति ग्रहण काले सत्ता प्रतिपत्तौ च अन्यत्रापि सिद्धि। सत्ता की प्रतिपत्ति हो जाएगी तो फिर अन्यत्र भी सिद्ध हो ही जाएगा। वो हमारे वैशेषिकों के मतानुसार व्याप्ति ग्रहण काल में स्पर्शवत्व ग्रहण काल में क्या हो रहा है? व्याप्ति ग्रहण काल में सत्ता की प्रतीति होने पर ही अन्यत्र भी उसकी सिद्धि हो सकेगी। क्योंकि समझा रहे व्याप्ति विघटकत्वेन व्याप्ति काल एवं अस्य दूषणत्वा। व्याप्ति का विघटक बन करके ही, व्याप्ति का विघटक होने के कारण से ही व्याप्ति काल, यहाँ पर व्याप्ति काल का तात्पर्य व्याप्ति ग्रहण उत्तर काल। पहले व्याप्ति काल शब्द का अर्थ व्याप्ति ग्रहण काल, और यहाँ व्याप्ति ग्रहण के उत्तर काल में ही उपाधि क्या होता है? व्याप्ति कालोत्तर का ग्रहणोत्तर काले, व्याप्ति काल का अर्थ व्याप्ति ग्रहणोत्तर काले एव अस्य मने उपाधि है दूषणत्वात्। तभी उपाधि दूषित हो जाए, दोष पैदा कर सकता है। व्याप्ति का विघटन करते हुए ही व्याप्ति के ग्रहण के उत्तर काल में यह उपाधि दोष साबित कर सकता है। क्यों? स्वयं आगे और भी स्पष्ट कर देखो, व्याप्ति उत्तर काल भावित्वात् पक्षादि व्यवस्थाया। क्योंकि व्याप्ति ग्रहण के उत्तर काल में तो पक्ष आएगा, फिर संदिग्ध साध्य निश्चय होगा, और संदिग्ध साध्य को लेकर आप उपाधि दोष देकर निवारण कर सकते हो, हमारे व्याप्ति को भंग कर सकते हो। जिस समय मैं व्याप्ति ग्रहण कर रहा हूं उस समय तब उपाधि वगैरह कुछ ही प्रस्तुत नहीं कर सकते। जो उपाधि मैंने व्याप्ति ग्रहण कर लिया, ग्रहण करने के बाद उसको मैं किसी पक्ष में लगाऊंगा, किसी पक्ष में पक्ष धर्मतारोपण हेतु को देख करके वहां साध्य सिद्धि करने जब जाऊंगा तब आप कह सकते हो महाराज आपकी व्याप्ति नहीं घट सकती, ये उपाधि दोषग्रस्त है ना। ये प्रक्रिया है। क्योंकि व्याप्ति उत्तर काल भावित्वाद पक्षादि व्यवस्था है। पक्ष सपक्ष विपक्ष सब कब खड़ा होएगा? जब हम पहले व्याप्ति ग्रहण कर लिया है एक जगह पर, उस जगह में सपक्ष तब नाम रखूंगा जब कोई पक्ष नाम का चीज होगा। तो पक्ष ही नहीं तो सपक्ष का विपक्ष का से दृष्टांत स्थल को हम सपक्ष संज्ञा भी कब देंगे? व्याप्ति ग्रहण के उत्तर काल में, व्याप्ति ग्रहण काल में नहीं। व्याप्ति ग्रहण के उत्तर काल में ही पक्ष होता है, सपक्ष होता है, विपक्ष होता है। पक्ष में साध्य को सिद्ध करना चाहते हो इसलिए उसके साध्य का व्याप्ति हेतु में सपक्ष में दिखाओगे तब आप आकर के बोल सकते हो उपाधि है। उससे पूर्व में आप नहीं बोल सकते। विहाय सत्ता अंत्यावय विशो साध्य भाव उपाधि भाव। क्योंकि सत्ता के न रहते वक्त भी अवयवियों में साध्या भाव होते हुए उपाधि का रहने पर हमारे कोई आपत्ति नहीं है। कि जब मैं व्याप्ति ग्रहणी किया नहीं हूं, अभी सारे द्रव्यों की सामान्य बात चल रही है, अंत्यावय की बात ही नहीं आई। कि बाद में हमने व्याप्ति ग्रहण करने के बाद जो पक्ष किसको बनाया? कारणात्मक द्रव्यों को बनाया, कार्य द्रव्य को तो बनाया नहीं। तो अंत्यावय हमारे पक्ष कोटि में आता ही नहीं है। अंत्यावय यहाँ पक्ष कोटि में आते ही नहीं है, साध्य कोटि में भी नहीं आएगा। साध्य तो समय कारणात्मक है, स्व समान जाति समय कारणत्म साध्य हमारा, और घट में आएगा नहीं।
इस अंत्यावयवियों में साध्य का भाव रहते हुए हमारा ये जो साध्य है स्व समझ जाती है समाज समय कारणत्व, ये जो साध्य है इसका न रहने पर भी कहा घटादि अंत्यावयवियों में तुम्हारा उपाधि भले ही रहे तो ये हमारा बिगड़ा क्या, क्योंकि वह हमारा न पक्ष कोटि में आ रहा है न किसी कोटि में नहीं आ रहा है, बल्कि वो हमारे विपक्ष कोटि में चला गया है ना। निश्चित साध्य भाव वाला है हमारा, क्योंकि वो कभी किसका समय कारण होता नहीं, दूसरे द्रव्य के प्रति वो समय कारण नहीं हुआ, गुण के प्रति हो सकता है, स्वगत गुण के प्रति। घट घट रूप के प्रति समय कारण है, घट घटगत कर्म के प्रति समय कारण है, लेकिन घट किसी दूसरे द्रव्य के प्रति समय कारण नहीं हो सकता। अतएव हम जो यहां साध्य में समय कारण शब्द ले रहे हैं वो द्रव्य गुण कर्म तीनों को ले रहे हैं, कार्यात्मक द्रव्य और गुण कर्म तीनों को ले रहे हैं। और वह घट रूप अंत्यावयवी भले ही स्वगत रूप और स्वगत कर्म के प्रति समय कारण है, लेकिन वह किसी अन्य द्रव्य अन्य कोई कार्य द्रव्य के प्रति समय कारण नहीं है, अतः साध्य उसमें है नहीं हमारा। अतः अंत्यावयवियां क्या हो गई हमारे इस अनुमान के दृष्टिकोण में, विपक्ष हो गया। इसलिए जितनी भी अंत्यावयवी है वह हमारे दृष्टिकोण में क्या हो गया, विपक्ष हो गया। वहां तुम्हारे सर्व स्पर्शवत रहे हम कुछ भी रहे हमारे कोई फर्क पड़ता नहीं। इसलिए कहते हैं विहाय सत्ता, विहाय सत्ता को छोड़कर अंत्यावयवियों में अंत्यावयविषु साध्य भावे अपि, साध्य होने पर भी उपाधि रह सकती है, उपाधि भावात उपाधि रह सकती है, उसमें हमारा कोई आपत्ति नहीं होता। इस प्रकार से सत्ता जाति सिद्ध हो गई और इसमें कोई दोष भी नहीं रहा इस अनुमान में। जब सत्ता सिद्ध हो गई अब इसके अपर जातियां सिद्ध करेंगे। सबसे पहले द्रव्यत्व जाति, विवाद अध्यासितम रूपवृत्ति स्पर्शवत जातिमत समवाय कारणत्वाद घटवत। विवाद अध्यासित द्रव्य सामान्य को ले लो, वो कैसा है, रूप में न रहने वाला और स्पर्शवद वृत्ति जाति, स्पर्शवत जाति स्पर्शवद द्रव्यों में रहने वाला जाति है, ऐसा जाति का आश्रय है कौन, द्रव्य। ऐसी जाति कौन सी होगी, द्रव्यत्व जाति ही हो सकती है। क्यों, क्योंकि रूप अवृत्ति कहने से क्या हुआ, सत्ता में अत्यंत निवृत्त हो गया। क्यों, रूप क्या है, गुण, उसे सत्ता रहती है, द्रव्य में भी सत्ता रहती है। द्रव्य में हमें सत्ता को सिद्ध करना नहीं है अभी इस अनुमान से, तब क्या करना चाह रहे हैं, द्रव्य में द्रव्यत्व को सिद्ध करने जा रहे हैं। इस अनुमान में जो पक्ष द्रव्य है इसमें हम क्या सिद्ध करने जा रहे हैं, द्रव्यत्व सिद्ध करने जा रहे हैं, सत्ता को तो नहीं सिद्ध कर रहे ना। इस सत्ता में अत्यंत हो जाएगा, निवारण करने के लिए क्या कहना पड़ा, रूप वृत्ति। और रूप में क्या रहती है, सत्ता तो रहेगी। उसे न रहने वाली जाति कौन है, द्रव्यत्व, द्रव्यत्व सिद्ध हो गया पक्ष में। और क्या कह दिया, स्पर्शवद वृत्ति भी कह दिया। स्पर्शवद वृत्ति कहने का तात्पर्य है कि कर्म में अतिव्याप्ति ना हो। कर्मत्व जाति कर्म में जो होता है ना उसमें व्यावृत्ति करने के लिए स्पर्शवद वृत्ति कह दिया। स्पर्शवद वृत्ति कर्मत्व का अतिव्याप्ति निवारण हो गया। ऐसा जो जाति कौन हो जाएगा, द्रव्यत्व जाति, जो रूप में न रहे और सत्ता से भिन्न, कहने का तात्पर्य वहां सत्ता से भिन्न और स्पर्शवद में रहने वाला, ऐसे कहने से कर्मत्व से भी भिन्न, ऐसा जो जाति हो गया द्रव्यत्व जाति। तार द्रव्य जाति वाला द्रव्य पक्ष हो जाएगा। और उस पक्ष में समय कारण हेतु भी विद्यमान है कि द्रव्य सामान्य कोई भी द्रव्य हो किसी न किसी चीज का समय कारण होता ही है। दृष्टांत दिया घटवत, घट में क्या है देख लो, घट में घटत जाति है, वो कैसा है, रूप वृत्ति जाति, घटत जाति सत्ता से भिन्न है। और स्पर्शवद वृत्ति, स्पर्शवान है कौन, खुद घट, उसमें रहने वाला घटत्व है, अर्थात कर्मत्व से भिन्न भी है। ऐसे जाति हुए घटत्व तद्वान घट, अतः साध्य हो गया घट में। और घट क्या है, स्वगत रूप और कर्म के प्रति समय कारण भी है, हेतु भी है, से व्याप्ति ग्रहण हो जाएगा। यत्र यत्र समय कारणत्म तथा रूप आवृत्ति स्पर्श जाति मतम, ये घट में आ गया। अतः व्याप्ति जब दृष्टा में गृहित हो गया और सब कोई दोष न होने से पक्ष में भी गृहित हो गया। अतः पक्ष में जब घटाऊंगा तो जाति से क्या लूंगा, लेकिन द्रव्यत्व,
दृष्टांत में घटत्व, पक्ष में द्रव्यत्व। अत्र विप्रतिपत्ति विषय तथा न साध्य विशेषण उपादान दूषणम। यह प्रश्न उठ सकता है, भाई विप्रतिपत्ति की विषयभूत विरुद्ध जो कोटियां हैं, वादी और प्रतिवादी की अपनी अपनी ही साध्य हुआ करती है। साध्य दुनिया में सर्वदर्शन प्रसिद्ध, सभी को स्वीकृत ऐसा होना कोई जरूरी नहीं है। जब शास्त्रार्थ होता है, आप अपने मर्जी से साध्य, जो बात आप सिद्ध करना चाह रहे हैं उसको साध्य बना दो। और साध्य बनाते वक्त ये कोई जरूरी नहीं पर तो वन्यमान वहां कोई विशेषण नहीं है ना, वैसे हमेशा कोई विशेषण रहित होना चाहिए, ऐसा नहीं। आप 4 विशेषण वाला भी साध्य बना सकते हैं। कि आप जिस चीज को शास्त्रार्थ सिद्ध करने के लिए बैठे हैं, उसको सिद्ध करने के लिए हमें साध्य कोटि के अंतर्गत 10 विशेषण भी देना पड़े, हमें संकोच नहीं है। हेतु में 4 विशेषण देना पड़े, हमें संकोच नहीं है। इन्हीं कि उन विशेषणों को सार्थकता होनी चाहिए, व्यर्थ विशेषण दोष नहीं होना चाहिए। आपने विशेषण दिया और किसी का व्यावर्ती नहीं कर रहा हो, क्या फायदा। जैसे पहले एक जगह दिया था ना, 3 दिया था उन्होंने विशेषण, लेकिन कोई व्यावर्ती था ही नहीं। ऐसा विशेषण भी अगले को फंसाने के लिए झूठे विशेषण दे करके वो अगला सोचते रह जाए कहाँ का घटाना है, कैसे क्या है क्या नहीं है, उसको फंसाने का अनुमान बना दिया उल्टा सीधा लंबा चौड़ा। ऐसे भी करते हैं, शास्त्रार्थ परास्त करने के लिए झूठी अनुमान बना दी जाएगी। अब अगले का दिमाग स्फुरण नहीं हुआ, दोष पकड़ नहीं पाएगा, जीत आपकी हो गई कि नहीं हो, भले झूठी अनुमान है। एक बार बनारस ऐसे ही शास्त्रार्थ में व्याकरण की शास्त्रार्थ थी, एक सूत्र किसने बोल दी परास्त करने के लिए अगले को। अब वो सूत्र दिमाग में लगाया कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, अब क्या कर। लेकिन अब अगला बोल रहे, बड़ा विद्वान बैठे बोल रहा है, हार मान लिया विद्वान ने, दूसरे ने हार मान करके चले आए। चले आने के बाद देखा कि सूत्र पूरा ढूंढा, अष्टाध्याय में कहीं नहीं मिल रहा है, योग विभाग करके भी नहीं बन रहा है, भाष्य पूरा लपेट सपेट कर देख लिया, कहीं योग विभाग पर होता ना तो सूत्र बना देते हैं, वैसे भी बना हुआ नहीं है। क्या करें, उन्होंने कैसे बोल दिया ऐसे। फिर उन्होंने अपने चेड़ा को पटा करके बोले तुम जाओ उसको गुरु बनाओ, और धीरे से कुछ दिन बाद में ये प्रश्न पूछना, गुरु जी आपने शास्त्रार्थ में एक सूत्र बोला था, वो सूत्र कौन सा है, ये सूत्र कहाँ है, कौन से अध्याय, उसकी वृत्ति भाष्य पूछो। चेड़े को छोड़ दी और चेड़ा गया और खूब सेवा किया, खूब प्रसन्न कर दिया, और गुरु एकदम प्रसन्न हो गए उसके प्रति। तब तक कुछ नहीं बोलता, कचड़ा था ना इस गुरु का पट शिष्य था। हाँ, तो वो जा करके पूरी बना करके जो पूछा, जब पूछा आप जाके समझ में आई उस गुरु को, उस आदमी को, ओहो ये तो जो है कहाँ से कहाँ तीर मार दिया तुम्हें, ऐसा तीर मार दिया हो गए पानी पानी, सारी सच्चाई खुल गई पोल पट्टी। अब क्या कर सकते हैं, तो बोलना पड़ा उससे, ताकि नहीं देखो तो शास्त्रार्थ उससे मैंने तत्काल बना लिया था सूत्र, लेकिन वो पंडित को दिमाग में आया नहीं, वो कहना चाहिए था अष्टदेह में कहीं नहीं है सूत्र, क्यों नहीं कहा, इसका मतलब वो कमजोर है, उसका व्याकरण ठीक नहीं है, अष्टाध्याय ठीक से याद भी नहीं उसको, क्यों शास्त्रार्थ में बैठा फिर याद होता तो बोलना चाहिए, कहीं नहीं है सूत्र। उस समय बोले चल अष्टाध्याय निकाल, देखो कहाँ है सूत्र, चैलेंज क्यों नहीं किया उसने, तो हार मान के चला गया गया खत्म, आमदार विजय तो हो ही गई उस समय। तो इस तरह से अच्छा ही साहब बाद में पता चला। इस तरह से कई बार हो जाता है, गलत विशेषण दे दिया जाता है, क्यों, अगला पूर्व पक्षी वहीं पस्त हो जाएगा, क्या लंबा चौड़ा बना दिया भाई, पता नहीं कहाँ का इसकी अतिव्याप्ति है, क्या हो रहा है, क्यों ये सब विशेषण दिया है, समझ में नहीं आएगा तो अस्फूर्ति भी निग्रह स्थान में चला जाता है। 24 प्रकार का शास्त्रार्थ में परास्त करने के लिए निग्रह स्थान माना गया, उसमें अस्फूर्ति भी एक है, जाति उत्तर भी एक है, असद उत्तर दे दिया, असद उत्तर दे दिया, अब उसको लेकिन उत्तर तो हमारे जो उत्तर गलत है करके बोलने की हिम्मत नहीं हुई, तो हार मान लिया उसने, मानना ही पड़ेगा। उसको जाति उत्तर भी कहते हैं, असद उत्तरों को छल भी प्रयोग कर सकते हैं, वाक छल, पद छल शब्द है उसमें निग्रह स्थान में।
तो इस प्रकार से प्रयोग होता है ना, इसलिए यहां पर प्रश्न उठा, आप ये क्यों विशेषण रूप वृत्ति स्पर्शवत वृत्ति इसे कहने क्या जरूरत है, जातिवत्तम सीधे सीधे कर दो। रूप आवृत्ति स्पर्शवत वृत्ति जाति मत है ना, ये सब जाति के विशेषण दो दिया आपने। उस पर कह रहे ये देखो विप्रतिपत्ति का जो विषय, विप्रति मैंने विवादास्पद जो विषय कौन है वो साध्य, उसकी कोटि में आप जो है तथा विधत्वात् न साध्य विशेषण उपादान दूषणम, जो विप्रतिपत्ति का विषय हुआ विषयभूत विरुद्ध कोटियां जो होती है वादी प्रतिवादी की अपनी अपनी साध्य हुआ करती है, और वैशेषिक ने इसलिए अपने साध्य क्या बनाया है, उस साध्य रूप आवृत्तित्वादि विशेषणों के द्वारा उसी का बोध कराया जा रहा है, अतएव उसमें कोई दोष नहीं होता। अन्यथा उद्घाटित मात्र में साधनीय स्यात्, यदि विप्रति वाक्य में द्रव्यत्व का उल्लेख किया जाए सीधे सीधे तब तो शब्द तो उसका उल्लेख करना चाहिए, यह आपत्ति हो जाएगी। नहीं सीधा कहना चाहिए ना, द्रव्याम द्रव्यत्वान द्रव्यत्वत् नपुंसकलिंग द्रव्याम द्रव्यत्वमत्, सीधे सीधे कहो। द्रव्य कैसा है, द्रव्यत्व जाति वाला है, सीधे हम बोल सकते थे, लेकिन ऐसा हमने नहीं कहा है, क्योंकि हमने देखना है कि सीधे न कहा कर काम चले। उद्घाटित मात्र में सीधी साधे जैसा था वैसे सीधा बोल देते, शब्द को साक्षात प्रयोग कर देते, द्रव्यत्व जातिवत्तम सीधे कह देते। लेकिन ऐसे कहने से वादी और प्रतिवादी के बीच में विवादास्पद विषय का स्पष्टीकरण नहीं हो पाता। तब प्रश्न उठता द्रव्यत्व जाति सत्ता से भिन्न है कि अभिन्न है। अब पूछते हैं ना, क्योंकि आप सत्ता से भिन्न मानते कि नहीं मानते द्रव्यत्व को, ये साबित कैसे होता। अब हमने कदे रूप वृत्ति कहने से क्या साबित हुआ, सत्ता से भिन्न, कि रूप में सत्ता रहती है, उसमें नहीं रहने वाला जाति माने रूप में रहने वाला सत्ता से भिन्न होना। ऐसे कहने से अपने आप द्रव्यत्व सत्ता से भिन्न सिद्ध हो गया। यदि मैं कहता द्रव्यम द्रव्यत्व जाति मत सीधे बोल देता तो आपके मन में रहता जो पूर्व अनुमान में सत्ता जो सिद्ध किया वहां भी पक्ष क्या था, द्रव्य ही था। इसे आप कहते वो जो उस अनुमान सिद्ध किया हुआ सत्ता और इस अनुमान में जो द्रव्यत्व सिद्ध कर रहे दोनों एक है, ऐसे मन में आशंका होती कि नहीं होती, तो भी प्रतिपत्ति स्पष्ट नहीं हो पाता। अतः वादी और प्रतिवादी के बीच में या जो भी अनुमान प्रयोग होता है तत्काल निश्चय होता है या साध्य क्या बना लेना चाहिए, ताकि पूर्वोक्त अनुमानों में उत्तर में कहने वाले जो हैं संभावित अनुमानों में कहीं भी अतिव्याप्ति अव्याप्ति ना हो। ये सब दिमाग में रख करके शास्त्रार्थ बैठने वाला आदमी बहुत खोपड़ी वाला होता है, ऐसे थोड़ी शास्त्रार्थ होता है। इसीलिए बहुत खोपड़ी चाहिए शास्त्रार्थ करने के लिए, नहीं तो स्फूर्ति होना चाहिए, सारा शास्त्र उपस्थित होना चाहिए पौर्वापर्य। इसे कई बार गुरु लोग आके बैठते शास्त्र चेलों को रखते हैं साथ में 8-10, और कोई ना कोई तो पीछे से संकेत कर देगा, बोलने कर शुरू कर देगा, और शुरू में होता है चेड़े जवाब देते रहते हैं, गुरु चुपचाप बैठा रहता है। तब वो जब बोलते रहेंगे तब तो इसके दिमाग में सब कैलकुलेशन हो जाता है पूरा। अब वो हारते रहेंगे तब जब तक ये तैयार कर लिया है अभी अपने बोल के प्रयास कर सकता है। इसलिए कहते हैं कि देखो ये जो वादी और प्रतिवादी का बीच में होने वाला जो विप्रतिपत्ति के विषय विरुद्ध कोटियां हैं वो तत्काल अपनी अपनी साध्य बना लिया करते हैं, ताकि पुनरुक्ति आदि या पूर्वोक्त की जो सिद्ध साध्यता आदि की शंका ना हो। अन्यथा उद्घाटित मात्र में वह साधनीयम, इस प्रकार से द्रव्यत्व जाति सिद्ध हो गई। अब पृथ्वीत्व जाति को सिद्ध करते हैं। पृथ्वीत्वाम इवाद अध्यासितम उदक अवृत्ति जाति मत, यहां भी देखो इसलिए उदक अवृत्ति जाति मत गंधवत्वात् घटवत्। पृथ्वी कैसी है, विवादास्पदा कौन है यहाँ, पृथ्वीत्व जाति, विवादास्पद कौन है पृथ्वीत्वम। वो कैसा है, वो उदक में अवृत्ति जाति मत है, उदक में न रहने वाला, उदक में रहने वाली जाति है जलत्व जाति, उसमें न रहने वाली जाति हो जाएगा पृथ्वी जाति, तद्वान हो जाएगा विवादास्पद पृथ्वी गंधवत्वात्, क्योंकि पृथ्वी कैसी है वो गंध वाली है। जैसे दृष्टांत क्या है, घटवत, घट में क्या होगा, उदक अवृत्ति जाति से लेंगे हम घटत्व जाति, तद्वान हो जाता है। पक्ष में घटाते वक्त पृथ्वीत्व को लेंगे और दृष्टांत में घटाते वक्त घटत्व को लेंगे, है ना, इस तरह से कहना उदक अवृत्ति जाति मत। यही सिखाते हैं मान मनोरकार
क्योंकि मानव का ही मुख्य रूपेण खंडन है चित्त सुखी। मानव कार के जो अनुमान जाल है ना, इसको तोड़ने के लिए इस चित्त सुखी है लगभग। इसे बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यहाँ एक दिमाग को तैयार कर देते हैं, कैसे किसको साध्य को कहाँ कैसे घटाना है, कैसे घटाना है। महाविज्ञान अनुमान सब यहाँ पक्का हो जाना चाहिए, ताकि बृहद प्रस्थांतर में सुविधा हो जाता है। आप जलत्व साध्य सिद्धि कर रहे हैं, जलत्व जाति सिद्धि। जलत्वाम कैसा है? एवाद अध्यासितम पृथ्वी अवृत्ति जाति मध्य गुरुत्वत्वात् घटवत। गुरुत्वात् का मतलब है गुरुत्वत्वात्, ऐसे समझ लेना उसको। ऊपर में गंधत्वात् लिख दिया, उसका अर्थ है गंधवत्वात्। गंधत्व जाति पृथ्वी में नहीं है ना, गंधत्व जाति गंध में रहता है, इसलिए गंधत्व से तात्पर्य गंधवत्वात्। इसी पर यहां पर भी गुरुत्वात् बने गुरुत्वत्वात्। विवाद अध्यास्पद जो वस्तु है यहाँ पक्ष कोटि जल है, और कैसा है वो? पृथ्वी में अवृत्ति जो जाति, पृथ्वी में वृत्ति जाती है, पृथ्वी जो पूरा अनुमान सिद्ध है उसमें अवृत्ति जाती है जलत्व तद्वान है, क्योंकि वह गुरुत्वत्व भी है दृष्टांत पूर्वक घटवती है। पृथ्वी में अवृत्ति जाति हो जाएगा घटत्व जाति, तज्जातिमान हो जाएगा घट दृष्टांत में, और दृष्टांत घट में गुरुत्व भी है ही, इसमें कोई संशय नहीं है। अतः गुरुत्वत्व तरह पृथ्वी अवृत्ति जाति मतम ये व्याप्ति घट में ग्रहण हो जाएगा, तो पक्ष में जलत्व जाति सिद्ध हो जाता है। गुरुत्व गुण पृथ्वी और जल दो ही द्रव्य में रहता है ना, अन्यत्र तो रहता ही नहीं है। अतः पृथ्वी अवृत्ति जाति कहने से पृथ्वी में अतिव्याप्तन का प्रश्न ही नहीं उठता। भले गुरुत्व पृथ्वी में, लेकिन जो जाति जिसको हम साध्य में ले रहे हो कैसा है? वो पृथ्वी अवृत्ति जाति। अतः पृथ्वी में अतिव्याप्ति होने का प्रसंग ही नहीं रह गया, भले वहां हेतु गुरुत्व बना रहे। और पृथ्वी अवृत्ति पद से सत्ता, द्रव्यत्व और पृथ्वीत्व इन तीनों की निवृत्ति हो गई। सत्ता की भी निवृत्ति, द्रव्यत्व की निवृत्ति और पृथ्वीत्व की भी निवृत्ति, ये तीनों पृथ्वी में रहते हैं। इनमें अवृत्ति कहने से, पृथ्वी में अवृत्ति कहने से पृथ्वी में आवृत्ति हो जाएगा सत्ता भिन्न, द्रवित्व भिन्न, पृथ्वीत्व भिन्न, ऐसा जाति कौन हो जाएगा? जल में रहे वो जलत्व ही होगा। तेजस्त्वम, तेजस्व जाति सिद्धि करने जा रहे हैं, प्रत्येक द्रव्य के लिए अलग अनुमान कर दे रहे हैं। विवाद अध्यासितम अनुष्णावृत्ति जाति मत उष्णत्वात् दीपवत। विवादास्पद तेज नामक जो द्रव्य है, अग्नि नामक द्रव्य है, वो कैसा है? अनुष्ट स्पर्श में अवृत्ति जाति वाला। अनुष्ट स्पर्श द्रव्य कौन है? जल नहीं, अनुष्ट स्पर्श द्रव्य पृथ्वी और वायु। अनुष्णाशिक स्पर्श है पृथ्वी और वायु, उनमें रहने वाला, उनमें न रहने वाला, उनमें रहने वाला जाति हो जाएगा पृथ्वी तो वायुत्व, न रहने वाला जाति हो जाएगा तेजस्व, तद्वान हो जाएगा पक्षभूत तेज, क्योंकि उष्णत्वात् हेतु। ये सब जल नहीं ले सकते, यद्यपि अनुष्णाशिक स्पर्श से रहे वाला हो जाएंगे पृथ्वी और वायु, उससे भिन्न से आप ले सकते थे जल को भी, लेकिन वो उष्णत्व हेतु रहता है क्या? नहीं, अथवा जलत्व नहीं ले सकते आप, यहाँ आएगा तेजस्व ही। कि स्पर्श वाले तो चार ही आपके पास, पृथ्वी, जल, तेज, वायु। पृथ्वी और वायु को दूर कर दिया अनुष्ण अवृत्ति करने से, अनुष्ण अवृत्ति करने से, और जल को दूर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो उसमें हेतु जाता ही नहीं उष्णत्व। अतएव कह दिया सीधे सीधे अनुष्ण अवृत्ति जाति मध्य उष्णत्वात् दीपवत। उष्णत्वात् का तात्पर्य है उष्ण स्पर्शवत्वात्, उष्ण स्पर्शवत्वात् दीपवत, दीपक के समान। दीपक कैसा है? उष्ण स्पर्श वाला तो है ही है, और अनुष्ण में अवृत्ति तेजस्व जाति वाला भी है दीपक। अथवा एक और भी तरीके से आप सिद्ध कर सकते हो, विवाद अध्यासितम वायववृत्ति जाति मत, ऐसा भी कर सकते हैं। वायववृत्तित्व साधने बोल रहे ना वहीं पर, वायववृत्तित्व साधने रूपित्वादिति वाच्य, तो हेतु बदल जाएगा। यदि आप कहो विवाद तेज कैसा है? वायववृत्ति जाति मत, ऐसा करेंगे, वायु अवृत्ति जाति मत, वायववृत्ति जाति मत, एक वायववृत्ति जाति मत, लेकिन हेतु क्या होगा तब? रूपित्व, ऐसे कर दो इति वाच्य, तो अपने आप सब चला जाएगा, है ना। कि रूपित्वम कहाँ है? पृथ्वी, जल, तेज तीनों में है। उसमें से वायु अवृत्ति जाति कह दिया हमने, वायु अवृत्ति जाति,
वायु में क्या क्या रहता है जाति? सत्ता है, द्रवित्व है, वायुत्व है, इन सबसे भिन्न हो गया। ऐसी जाति कौन हो जाएगा? तेजस्व जाति। आप कहते पृथ्वी क्यों नहीं लोगे? हैं? पृथ्वीत्व में भी रूपित्व तो है ना, रूपी तो पृथ्वी भी है, जल भी रूपी है। भास्वर आभास शुक्लम जले, भास्वर शुक्लम तेजस्वी। रूपित्वा थे तो पृथ्वी में भी गया, जल में भी गया और तेज में भी रूपित्व तो रहेगा। लेकिन पृथ्वी और जल को व्यावर्तन करने अब क्या करोगे? वायु आवृत्ति कह दिया। वायु आवृत्ति करने से कोई फायदा है नहीं कि वायु में क्या है? स्पर्शवत्व है, यही तो है ना। और पृथ्वी जल तेज में भी है। तो यहां वायु अवृत्ति जाति हो जाएगा। पृथ्वी भी ले सकते थे हम, जलत्व भी ले सकते हैं हम। उनके वर्तन कैसे करोगे आप? कि रूपित्व हेतु तो वहां भी विद्यमान है, इसलिए इन्होंने वायु अवृत्तित्व साधने रूपित्व वाच्यम कह करके कह दिए हैं। इन अस्वारस्य है, इसे विशेषण देने पड़ेंगे। पृथ्वी जल भिन्नत्व सती, पृथ्वी जल भिन्नत्व सती वायु अवृत्ति जाति मत, ऐसा साध्य बनाना पड़ेगा, तब जाके अनुमान पक्का हो जाता है। अब वायुत्व सिद्ध करने जा रहे हैं। वायुत्व किस जाति की सिद्धि? कैसे? विवाद अध्यासितम आकाश अवृत्ति जाति मत स्पर्शवत्वात् घटवदिति। विवाद अध्यासित वायु कैसा है? आकाश में नहीं रहने वाला जाति वाला है। वायु तत्व कैसा है? आकाश में अवृत्ति जाति। आकाश में क्या है? सत्ता है, आकाशत्व है, द्रव्यत्व है ना, इनसे भिन्न साबित हो गया। उनसे भिन्न कौन होगा? वायुत्व होगा। यहां पर भी आकाश अवृत्ति जाति मत कहने के बावजूद भी आपको कहना पड़ेगा पृथ्वी जल तेज, पृथ्वी आदि त्रय अवृत्तित्व सती आकाश अवृत्ति जाति में कहना। तब कहते हैं कि फिर आपको आकाश अवृत्ति करने की जरूरत क्या है? सत्ता से व्यावृत करने के लिए तो चाहिए था। सीधे सीधे कहो रूपवृत्ति, कहां खत्म। रूपवद अवृत्ति कि वायु कैसा है? रूपवद है क्या? रूप रहे स्पर्शवान, अपने आप काम बन जाएगा। वायु भी निवृत्त हो गया, वायु भी निवृत्त हो जाता है। रूपवद आवृत्ति करने से सार निवृत्त हो गए और सीधे सीधे बन जाएगा। वहां पर जो है आकाश वायु ग्रहण करने में सुविधा बन जाता है। वायु अवृत्ति रूप आवृत्ति करने से रूपवद आवृत्ति, रूपवद वृत्ति कौन सी जाति होगी? पृथ्वीत्व, जलत्व, तेजस्व। उसमें अवृत्ति जाति कौन हो जाएगा? वायुत्व जाति। तद्वान हो जाएगा वायु। सीधा सीधा आकाश आवृत्ति न करके रूपवद आवृत्ति करने मात्र से सारा काम हो जाएगा। कि रूपवद हो जाएंगे पृथ्वी जल तेज। उनमें रहने वाली जातियां कौन है? सत्ता है, द्रव्यत्व है, पृथ्वीत्व है, जलत्व है, तेजस्व है। न रहने वाला होगा उनसे भिन्न वायुत्व जाति, तद्वान हो जाएगा वायु। आसानी से हो सकता है। इसलिए आकाश आवृत्ति जाति में इतना गौरव काम करने की अपेक्षा से रूपवद आवृत्ति जाति में इतना करने से काम चल जाता है। स्पर्शवत बात है तो वो तो ठीक है। घटवदी दृष्टांत बदलनी पड़ेगी। रूपवद आवृत्ति कहोगे तो घटवद नहीं कह सकते आप, घटवद नहीं कह सकते। क्यों? घट तो रूपवद वृत्ति है, जाति वाला है, घटत जाति है ना। दृष्टांत भी बदलना पड़ जाता है, तब व्यतिरिक्त दृष्टांत देना पड़ेगा। अन्यंतर में था आकाशवत, व्यतिरिक्त दृष्टांत आकाश को दृष्टांत बना देंगे उस स्थिति में। और इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, घटवत बन जाए। आकाश आवृत्ति हो गया, घटत जाति, तद्वान घट है। आकाश आवृत्ति जाति मत रूपवत्वात् घटवदिति। टीकाकार कर, इसलिए आकाश आवृत्ति पद से सत्ता और द्रवित्व की व्यावृत्ति हो जाती है। सत्ता की व्यावृत्ति और द्रवित्व की व्यावृत्ति करना इनको इष्ट है। वायु के बाद आकाशत्व जाति सिद्ध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आकाशत्व जाति होती ही नहीं है ना। क्यों नहीं होती जाति आकाश? हाँ, व्यक्ति अभेद पहला वाला ये बस व्यक्ति अभेद। एक वस्तु होता है ना, व्यक्ति अभेद का मतलब एक वस्तु हो तो उसमें जाति नहीं होता, क्योंकि जाति अलग क्षणिक है, अनेक संवित होना चाहिए। अतः आकाशत्व सिद्धि यहां नहीं होगा। आकाशत्व अखंडोपाधि है। आकाशत्व क्या है? अखंडोपाधि। क्या है आकाशत्व? शब्दाशर्तम एवं आकाशत्व।
यह आकाशत्व उपाधि का लक्षण बन जाता है। अच्छा, उसकी सिद्धि नहीं की जाती, जाति नहीं है, इसलिए सीधे चले अभी आत्मत्व जाति सिद्धि करने में। क्या आत्मा है तो अनेक है ना, कम से कम दो तो ही, जीवात्मा और परमात्मा, और जीवस्तु अनंत प्रशरण भिन्नम अनंत एवं विप्रतिपन्नम विवादास्पद जो आत्मा वो कैसा है, आकाश अवृत्ति जाति मत है, अश्रौत्र विशेष गुण आधारत्वात्, अश्रौत्र विशेष गुण आधारत्वात् कर दिया। श्रोत्र का विशेष गुण कौन है, शब्द, उससे भिन्न गुणों का आधार है। उससे भिन्न गुण कौन, ज्ञान सुख इच्छा द्वेष प्रयत्न आदि, उनका आधार होने से घटवत। दृष्टांत में घटाऊंगा, विशेष गुण से क्या लूंगा मैं, गंध को ले लूंगा। अश्रौत्र विशेष गुण कौन होगा, श्रोत्र से अगृही विशेष गुण हो जाएगा गंध, तद्वान हो जाएगा घट। और साथ में भी आकाश आवृत्ति जाति से लूंगा, घटत जाति है ना, आकाश में रहने वाली जाति है घटत जाति, तद्वान घट। दृष्टांत जब घटाऊंगा हेतु को, तब विशेष गुण शब्द से गंध को लेना और साथ में जाति शब्द से घटत्व को लेंगे। और पक्ष में जाऊंगा तो अश्रोत्र विशेष गुण आधार, गुण शब्द से ज्ञान इच्छा द्वेष प्रयत्न आदि को ले लेना, जो कि आत्मा के विशेष गुण है, और जाति शब्द से आत्मत्व जाति ले लेंगे पक्ष में घटाते वक्त। आकाश आवृत्ति पर से सत्ता और द्रव्यता की आवृत्ति हो जाती है। आकाश में शब्द विशेष गुण श्रावण है, अश्रावण नहीं है। काल दिशा और मन में कोई विशेष गुण होती नहीं, इसे उनमें अत्यर्थ का शंका नहीं रह गया। अतः शेषतः परिशेषतः आत्मत्व जाति की यहाँ सिद्धि हो जाती है। अब मनस्तु जाति, मन भी एक नहीं है ना, मन अनेक है, अनेकों लोग हैं, अनेकों मन है, जितने लोग उतने मन, मुंडे मुंडे मोतिर भिन्ना है ना, इसलिए कहा मुंडे मुंडे मोतिर भिन्ना। मनस्तम विवादास्पदम आत्म अवृत्ति जाति मद मूर्तत्वात् घटवत। विवादास्पद जो मन है वो कैसा है, आत्मा में न रहने वाला जाति वाला है। आत्मा में न रहने वाली जाति कौन है, मनस्त्व जाति, तद्वान। आत्मा में रहने वाली जाति है आत्मत्व, उससे भिन्न उसमें न रहने वाली जाति हो जाएगी मनस्त्व जाति, तद्वान मन हो जाएगा। मूर्तत्व है ही मन में, मन मूर्त द्रव्य है। दृष्टांत में घट है ना, तो घट में कैसे घटा हो, घट तो मूर्तत्व है, स्पष्ट है, कोई संशय शंका ही नहीं। घट क्या है, पार्थिव कार्य है, अतः उसमें मूर्तत्व रहेगा। और आत्मा में वृत्ति आत्मत्व अवृत्ति जाति से ले लूंगा, घटत्व जाति, तद्वान हो जाएगा घट। दृष्टांत में घटाते वक्त जाति शब्द से घटत्व लिया जाएगा, पक्ष में घटाते वक्त जाति शब्द से मनस्तु को ले लिया जाएगा। अब कहते जो हमने जातियां सिद्ध की है, जैसे द्रव्यत्व जाति है और गुणत्व जाति है, ये सब जातियां प्रत्यक्ष हो सकती हैं। जाति का प्रत्यक्ष मानते वैशेषिक, हाँ, इसे कहते कि वे प्रत्यक्षता अनुमान सिद्ध करेंगे। पहले द्रव्यत्वाद है प्रत्यक्षत्व, द्रव्यत्वाद जातियों का प्रत्यक्ष होता है। विवादास्पदम कर्म अवृत्ति चाक्षुष जाति ग्राहकम इंद्रियत्वात् मनोवत। विवादास्पद इंद्रिय को लेना है, विवादास्पद कौन है, त्वगिंद्रिय लेना, पक्ष त्वगिंद्रिय। विवादास्पद इंद्रिय कौन है, त्वगिंद्रिय। वो कैसा है, कर्म अवृत्ति चाक्षुष जातियों का ग्राहक है। कर्म अवृत्ति चक्षु के गृह्यमाण जाति कौन है, चाक्षुष जाति माने द्रव्यत्व जाति, गुणत्व जाति, इन जातियों का वह भी ग्राहक है। क्यों, इंद्रिय होने से मनोवत, इंद्रियत्वात् मनोवत, अतः द्रव्यत्व और गुणत्व दोनों का ग्राहक होती है, क्योंकि इंद्रिय है जैसे कि मन। तब आप प्रश्न उठेंगे, महाराज आपने गुणत्व जाति सिद्ध ही नहीं किया और उसका प्रत्यक्ष की बात कह रहे हो सीधे, हैं? कहते हैं कि इसलिए ठीक है, मूल में कहीं भी गुणत्व जाति सिद्ध करना अनुमान दिया ही नहीं है। टीका में देख लो, गुणत्व जाति की सिद्धि सर्वदेव सूर्य से ने की है। कार्य गुण कर्म वृत्ति जातिमान, 120 पृष्ठ दूसरी पंक्ति हिंदी टीका में। कार्य गुण कर्म अवृत्ति जातिमान कार्यत्वात् तुरगवत। कार्यनिष्ठ जो गुण है, कार्यनिष्ठ जो गुण है, और घटादि में विद्यमान जो रूप रसगंधादि गुण है, वो कैसे हैं, वो कर्म में अवृत्ति जाति वाला है।
कर्म में, कर्म में वृत्ति जाती है वो कौन है? कर्मत्व। अवृत्ति जाती हो जाएगा गुणत्व, तद्वान है ये गुण। क्यों? वे खुद भी कार्य होने से तुरग आदि के समान। दृष्टांत क्या दिया? द्रव्य और द्रव्यत्व जाति और गुणत्व जाति का प्रत्यक्ष दृष्टांत किया दिया मनोवत, है ना। दृष्टांत क्या है? मनोवत, मन रूपी इंद्रिय के समान कह दिया। कैसे घटाओगे मन रूपी इंद्रिय के समान? मन रूपी इंद्रिय में हेतु है, इंद्रियत्व है, मन इंद्रिय है, इसलिए इंद्रियत्व मन में तो रहेगा। और रही बात कर्म वृत्ति चाक्षुष जाति ग्राहकम कह दिया, ये मन में कैसे घटाओगे आप? कैसे हो घटाओगे? इसीलिए चाक्षुष जाति शब्द हम क्या लेंगे? द्रव्यत्व जाति गुणत्व ना। और द्रव्यत्व और गुणत्व को कहां प्रत्यक्ष करता है? मन। आत्मा में द्रव्यत्व को प्रत्यक्ष करता है मन, और आत्मा में रहने वाले ज्ञान में गुणत्व को प्रत्यक्ष करता है मन। फर्क आ गया ना। यद्यपि मन भी चाक्षुष जातियों का प्रत्यक्ष मतलब है, चाक्षुष घटा से प्रत्यक्ष मतलब नहीं है। चक्षु ने द्रव्यत्व और गुणत्व को कहा प्रत्यक्ष किया? घट में, और घट का रूप में। घट में द्रव्यत्व को प्रत्यक्ष किया चक्षु ने, घट रूप में गुणत्व को प्रत्यक्ष किया। और चक्षु के द्वारा प्रत्यक्ष किया गया द्रव्यत्व और गुणत्व जातियों को मन ने कहा प्रत्यक्ष किया? आत्मा में, और आत्म गुण ज्ञान आदि में। इस तरह से दृष्टांत देखो कैसे फर्क पड़ रहा है ना, पक्ष और इसमें घटाने। जब साध्य को हम दृष्टांत में घटाएंगे, वहां अर्थ यह लेना पड़ेगा कि मन के द्वारा प्रत्यक्ष किया जा रहा है जो आत्मा में द्रव्यत्व और आत्म ज्ञान में गुणत्व को प्रत्यक्ष करता है। जैसे कि चक्षु ने स्व संबंधी द्रव्यभूता घट में विद्यमान द्रव्यत्व और घट में विद्यमान गुणत्व को अनुभव करता है, वैसे आत्मा भी स्व संबंधी द्रव्य कौन है? इसका आत्मा, उसमें रहने वाला द्रव्यत्व तद गुण है ज्ञान, उसमें रहने वाले गुणत्व को प्रत्यक्ष करता है। ऐसे साध्य को समझना पड़ेगा। अब जब साध्य और हेतु दोनों समझ में आ गई दृष्टांत में, अब पक्ष में नया सिद्ध हो जाएगा। वो पक्ष क्या है? त्वग इंद्रिय, वो भी क्या है? इंद्रियत्व जाति वाला है ना, इंद्रियत्व जाति वाला है। अतएव इंद्रियत्व मेरा हेतु रह गया। अब साध्य घटाओ, त्वग इंद्रिय क्या कर सकता है? त्वग इंद्रिय के द्वारा भी आप घट को प्रत्यक्ष कर सकते हो। आज घट में रहने द्रव्यत्व आपको त्वग इंद्रिय से प्रत्यक्ष हो गया। और घटगत रूप नहीं लेना अभी त्वग इंद्रिय के लिए, घटगत स्पर्श को ले लेंगे, है ना। घटगत स्पर्श है, उस स्पर्श में क्या है? गुणत्व को प्रत्यक्ष कर लेगा त्वग इंद्रिय। इंद्रियों के सामर्थ्य के आधार पर आपको वस्तु को भेद करेंगे, लेकिन प्रत्यक्ष क्या हो रहा है? हमेशा द्रव्यत्व और गुणत्व का, ये ध्यान रखना है। अतएव ऐसे हो गया ये दोनों जाति द्रव्यत्व और गुणत्व जाति सकल इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष किया जा सकता है। द्रव्य ग्राहक इंद्रियों के द्वारा द्रव्यत्व का, और उसे भिन्न केवल गुण ग्राहक इंद्रियों के द्वारा गुणत्व का। द्रव्य ग्राहक इंद्रियों के द्वारा द्रव्यत्व और गुणत्व दोनों ग्रहण हो जाएगा, और गुण ग्राहक इंद्रियों के द्वारा गुणत्व ग्रहण हो जाएगा। द्रव्यत्व तो ग्रहण हो नहीं सकता, क्योंकि द्रव्य ग्रहण करते ही नहीं तीन इंद्रिया। कौन से तीन द्रव्य को ग्रहण नहीं करते? हाँ, श्रोत्र घ्राण रसना। ध्यान रखना चाहिए हमेशा। आपका अपने इंद्रियों का ज्ञान नहीं अभी तक कि हमारे इंद्रिया कौन सा द्रव्य को प्रत्यक्ष करते हैं, हमारे इंद्रिया कौन सा गुण को प्रत्यक्ष करते। क्या आदमी लोग हो, हैं? कितने बार आ गया, कितने बार बता दिया, अभी ध्यान नहीं रहता है। केवल द्रव्य का प्रत्यक्ष चक्षु त्वक और मन, ये सदा द्रव्य को प्रत्यक्ष करके उसमें गुण आदि का भी प्रत्यक्ष कर देते हैं। और केवल गुण का प्रत्यक्ष का कर्म का प्रत्यक्ष करने वाले कौन है? केवल गुण का श्रोत्र इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय और रसन इंद्रिय। और ये तीनों इंद्रियों को रोज प्रयोग करते हैं आप खूब। रोज नहीं होता प्रयोग, इसका रोज प्रयोग होता है। श्रोत्र इंद्र तो सवेरे से रात तक होते रहता ही है। रसन इंद्र खाते हो दोनों तीनों टाइम होता ही है। और घ्राण इंद्र भी खाने से पहले ही होता है। हाँ, अच्छा बनाया आज, सुगंध से ही आपको मन में आता खाना खाया जाए, आज बढ़िया भोजन बना है। कभी कभी सुगंध ऐसा होता है, अगर क्या चलो भाई पेट भरना है कुछ तो डाल दो, या नहीं, खाने से पहले वो काम करता है घ्राण इंद्रिय। और घ्राण इंद्रिय के बल पर ही आपके मन में रुचि जगती है खाने के प्रति भी। अच्छा, आप रूपत्व जाति की सिद्धि कर रहे, देखो
रूपत्व असमय कारणम पीतम अपीत वृत्ति गंध वृत्ति मद केवल निमित्त कारण व्यतिरिक्त कारण गंध अन्यत्वात् घटवत। असमय कारणभूता जो पीत रूप है, कहाँ का पीत रूप लेना, इसलिए असमय कारण पीत रूप तंतु का, धागे का, कारण का जो पीत रूप वो लेना, वो हमेशा असमय कारण बन जाता। कारण न सही कसम असमय कारण बहुत है ना, समय असमय कारण वो लेना है यहाँ। इस असमय कारण पीतम मैंने कारणगत तंत्वादिगत रूप पीतम, वो कैसा है? अपीत वृत्ति गंध अवृत्ति मत, अपीत वृत्ति गंध अवृत्ति मद को दिया। पीतात्रिक में वृत्ति एवं गंध में अवृत्ति जाति वाला है। वो ऐसा जाति है, रूपत्व कैसा है? पीत से भिन्न, शुक्लादि में भी रहता है ना रूपत्व, इसलिए पीत से भिन्न में भी, अपीत में भी रहता है और गंधादि में भी रहता है। नहीं तो क्या होगा, हो गया अपीत का शुक्ल लोगे, उस समय में जाति कौन हो जाएगा? शुक्ल। हमें वो शुक्ल से थोड़ा करना है, हमें यहाँ हमको तो रूपत्व सिद्ध करना है। इस समय क्या करना पड़ेगा? गंध में अवृत्ति भी ले लो। गंध में अवृत्ति से लो, आप क्या होगा? गुणत्व दोष भी दूर हो गया। पीत भी तो गुण है ना, रूपत्वाद, तो गुणत्व ग्रहण कर सकते थे, इसे गंध अवृत्ति गण से गुणत्वाद भी निवृत्त हो गया। ऐसा चीज है जो कि पीत में, पीत से अतिरिक्त में वृत्ति हो, पीतातिरिक्त शुक्ल आदि में भी वृत्ति हो, ऐसा रूपत्व जाति है। किंतु गंध में अवृत्ति जाति कहने से गुणत्वादि निवृत्त हो गया, गुणत्वादि निवृत्त हो गया, तो केवल रूपत्व। क्योंकि वो कैसा है? वो केवल निमित्त कारण व्यतिरिक्त कारणत्व सति गंधन्यत्वात्, केवल निमित्त कारण से भिन्न होते हुए और निमित्त कारण व्यतिरिक्त कारणत्व सति गंध अन्यत्वा, और गंध से भी भिन्न होने से, जैसे कि घट घटवत दृष्टांत दिया है। क्यों? घट कैसा है? केवल निमित्त कारण है क्या? समय कारण भी होता है बेचारा, इसलिए कहते हैं देखो घट कैसा है? केवल निमित्त कारण से भिन्न है। केवल निमित्त कारण व्यतिरिक्त तत्व, व्यतिरिक्त कारणत्व घट में है, और घट कैसा है? गंध से भिन्न भी है। गंधवान भले है लेकिन गंध से भिन्न है ना, गुण से भिन्न होता है द्रव्य, है ना, गंधवत है किंतु गंध से भिन्न भी है। इसलिए केवल निमित्त कारण व्यतिरिक्त कारणत्व भी आ गया घट में, और गंध अन्यत्व भी हेतु पूरा का पूरा घट में विद्यमान है। क्योंकि किसी कार्य के प्रति निमित्त कारण होता है, किसी कार्य के प्रति वो समय कारण भी हो जाता है घट, इसलिए केवल निमित्त कारण तो वो नहीं रहा, केवल निमित्त कारण से भिन्न कारणत्व घट में आ गया, और गंध अन्यत्व भी है वहां। घटगत घटत्व जाति पीत रूप अतिरिक्त द्रव्य में वृत्ति है, पीत रूप अतिरिक्त द्रव्य में वृत्ति है ना घटत्व, एवं गंध में अवृत्ति भी है। अपीत वृत्ति गंध अवृत्ति मध्य, अवृत्ति जाति कौन हो जाएगा? घटत्व जाति तद्वान घट है। इस दृष्टांत में जब घट गया, पक्ष में रूपत्व को लेकर घटेगा। दृष्टांत में घटाते वक्त जाति साध्यभूता जाति कौन हो जाएगा? घटत्व, और पक्ष में घटाते हो तो हो जाएगा वहां रूपत्व। इस प्रकार से जाति सिद्ध होगा।